हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज हम शुरू करने वाले हैं मोस्ट अवेटेड टॉपिक कॉम्बिनेटोरिक्स। इस टॉपिक में हमें पढ़ना क्या क्या है, ये है आपका सिलेबस। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्या है, फिर उसके बाद पिजन होल प्रिंसिपल देखेंगे, फिर रिकरेंस रिलेशन, उसके उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लास्ट में देखेंगे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। देखिए, बाइनोमियल थ्योरम आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम आपको जब पता होगी उसी के बाद आप बाइनोमियल कोफिशिएंट समझ पाएंगे। तो ये बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को मैं आपको सबसे आखिरी बताऊंगा, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में बताऊं। आज की वीडियो में हम ये सारे टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आए वो देखिए। ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि 200 लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 50 लोग ऐसे हैं रशियन बोलते हैं, 20 ऐसे हैं जो बोथ बोलते हैं, मतलब दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो उसके बाद जो पूछा जाएगा उसका आंसर देना होगा। ऐसा ही ये क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो सीधा सीधा प्रॉपर्टी से आ गए, ये सारे हम पढ़ेंगे ना, सारी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ये वाला क्वेश्चन देखिए, 12 लोग हैं जो पार्टी में गए, एक दूसरे से शेक हैंड करते हैं, तो नंबर ऑफ शेक हैंड बताना है। देखिए, आपके सिलेबस में परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन आपको फिर भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन तो आए हुए हैं, जैसे इसी यूनिट में आए हुए हैं, और साथ ही जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हो तब भी आपको ये समझना पड़ेगा। तो उतना डीप नहीं पढ़ना है, पर फिर भी जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा वो, क्योंकि क्वेश्चन आए हुए इसलिए हमको पढ़ना पड़ेगा। जैसे यही क्वेश्चन देख लीजिए, और अभी आगे और आएगा। जैसे अरेंजमेंट पे ये क्वेश्चन आ गया, तो ये कॉम्बिनेशन पे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, उस पर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का मतलब पता ही नहीं। परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो ये अरेंजमेंट पे क्वेश्चन आ गया है ना, मतलब परम्यूटेशन पर। और एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो पिजन होल प्रिंसिपल पे आया हुआ है। ये सीधा सीधा परम्यूटेशन पे क्वेश्चन आया एनसीआर एनपीआर पे। ये क्वेश्चन अरेंजमेंट पे फिर आ गया। हमें 6 डिजिट का कोई नंबर बनाना है, इन नंबर्स का यूज करके ऐसा नंबर बनाना है जो 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे कितने नंबर बनाए जा सकते हैं? तो ये आपको परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जब तक नहीं पता होगा तो आप कैसे करेंगे? तो इसलिए मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, तब आपको एक क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन आ गया आपका बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। हमें ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट बताना है। ये भी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर क्वेश्चन आया हुआ है, और एक ये आया हुआ है। और क्वेश्चन देखिए, ये सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर आए हुए हैं, ठीक है ना। अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं आपके रिकरेंस रिलेशन पर। बस, ये आप सारे क्वेश्चन देख लिया आपने। सबसे पहले मैं आपको शुरू के जो 3 टॉपिक है वो कराऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पिजन होल प्रिंसिपल, और फिर रिकरेंस रिलेशन। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद शुरू करूंगा बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो 2 वीडियो में ये सारी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन से। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्या है। देखिए, इंक्लूजन का मतलब किसी चीज को इंक्लूड करना, एक्सक्लूजन का मतलब किसी चीज को एक्सक्लूड करना। तो इसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा कि वेन डायग्राम क्या होता है, उसके कुछ ऑपरेशंस देखने होंगे। तो वेन डायग्राम का कंसेप्ट देखते हैं पहले। देखिए, वेन डायग्राम जो है वो जब आप कैलकुलस पढ़ेंगे, तो कैलकुलस में सेट्स जो टॉपिक है उसमें भी आपको वेन डायग्राम समझना होता है। और उसके बाद जब आप प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं वहां पर भी आपको वेन डायग्राम के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वहां भी आपको वेन डायग्राम को समझना होता है। तो आज की वीडियो में ही आपको वेन डायग्राम को बड़े ध्यान से समझ लेना है। मैं आपको ऐसे समझा रहा हूं जैसे आपको तीनों टॉपिक आपके कवर हो जाए, ठीक है। सिर्फ ये वाला टॉपिक नहीं, आने वाले और टॉपिक भी, जैसे सेट्स और प्रोबेबिलिटी भी। तो आपको बड़े ध्यान से देखना है, और बड़ा इजी भी है वैसे, आपको बड़ा ऑब्वियस सा लगेगा कि ये तो बड़ा आसान है। तो चलिए देखते हैं। ये बना हुआ है वेन डायग्राम, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, वो से कहते हैं यूनिवर्सल सेट। और सर्कल जो बने हुए हैं वो है कुछ सेट्स, जैसे ए का ये सर्कल है, बी का सर्कल ये है। ए में क्या एलिमेंट्स दिए हुए हैं? 1 2 3, और बी में दिए हुए हैं 3 4 5।
तो 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में कॉमन है, तो वो यहाँ पर आता है। जो दोनों में कॉमन है ना, कॉमन वाला एरिया कौन सा है, ये, इसलिए यहाँ पर 3 आएगा। ए के कौन से एलिमेंट बचे, 1 और 2, और बी के एलिमेंट बचे हैं अभी 4 और 5। कौन कौन से एलिमेंट हो गए, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी बचे हैं 6 7 8, तो वो यहाँ आएंगे 6 7 8, कहीं भी लिख सकते हैं आप। जो ए और बी दोनों में नहीं है तो वो यहाँ आएंगे, लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। ठीक है, चलिए इस वेन डायग्राम के कुछ ऑपरेशंस हैं वो देख लेते हैं कि इंटरसेक्शन यूनियन क्या है, डिफरेंस क्या होता है ना। सबसे पहले हम देखेंगे कि यूनियन क्या है। यूनियन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। यूनियन का मतलब होता है वो एलिमेंट या तो ए में आए या बी में आए या दोनों में आए। मैंने क्या बोला, ऐसे एलिमेंट जो या तो बी में आए या तो ए में आए या बी में आए या दोनों में आए। तो यहां पर पहले हम एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट्स है, 1 2 3, और बी में है 2 4 6। कॉमन एलिमेंट है 2, तो यहां पर आ जाएगा कॉमन एरिया में आ जाएगा 2। बाकी एलिमेंट यहाँ आएंगे 1 3 4 और 6। 1 2 3 4 6 आ गया है। कौन कौन से एलिमेंट बचे, 5 7 8, वो यहाँ आ जाएंगे 5 7 8। यूनियन कैसे डिनोट करते हैं, ए यूनियन बी, ये डिनोट ऐसे करते हैं, करली ब्रैकेट में लिखते हैं जो भी एलिमेंट्स होते हैं उन्हें। मैंने क्या बोला, यूनियन का मतलब ऐसे एलिमेंट जो या तो ए में या बी में या दोनों में। तो कौन कौन से एलिमेंट जाएंगे, 1 2 3 4 6। ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे या दोनों में होंगे। मैं क्या बोल रहा हूं, या मतलब जब भी आपको क्वेश्चन में और लिखा हो या हिंदी में अथवा लिखा हो या हिंदी में या लिखा हो, तब आपको यूनियन निकालना होता है। क्योंकि बहुत से बच्चे इसी में कंफ्यूज रहते हैं कि यूनियन निकालना है या इंटरसेक्शन निकालना है। तो जब भी और लिखा हो यदि क्वेश्चन में इंग्लिश में, तो आपको यूनियन निकालना है, और यदि एंड लिखा हो तब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ये मैं आपको पहले बता भी चुका हूं। एंड ए कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ना, इसलिए इंटरसेक्शन का साइन ऐसा होता है, इसलिए आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। ये एलिमेंट दिए हुए हैं, ए के एलिमेंट है 1 2 3, बी के एलिमेंट है 2 3 4। कौन से एलिमेंट कॉमन है, 2 और 3 कॉमन है, तो वो यहाँ आ जाएंगे 2 और 3। ए में कौन सा एलिमेंट बचा है, 1 बचा है, बी में बचा है 4। 1 2 3 4 हो गए। अभी कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 5 6 7 8, वो यहाँ आ जाएंगे 5 6 7 8, जो ए और बी दोनों में नहीं है। देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, इंटरसेक्शन का मतलब जो ए एंड बी दोनों में हो, मतलब कॉमन एरिया में जो एलिमेंट होगा वही होगा इंटरसेक्शन। ये जो है ना, ये है इंटरसेक्शन। तो इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 2 और 3। ठीक है, जब भी क्वेश्चन में आपको एंड लिखा हो, मतलब आप समझ जाएं कि एंड मतलब आपको इंटरसेक्शन निकालना है। ठीक है, तो एरिया कौन सा आया, ये वाला एरिया। इसी तरह यूनियन में कौन कौन सा एरिया आएगा, जब हम यदि हम बताना चाहें कि कौन सा एरिया, तो ये जो एरिया है वो है यूनियन का। ठीक है, यूनियन इंटरसेक्शन समझ गए। अब देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट मतलब जैसे ए में कौन कौन से एलिमेंट दिए हो, पहले एलिमेंट लिख लेते हैं, 1 2 3। अभी कौन कौन से एलिमेंट बचे हैं, 4 5 6, तो यहाँ आ जाएंगे 4 5 6। कॉम्प्लीमेंट को डिनोट कैसे करते हैं, या तो उसके ऊपर बार लगा दो या फिर उसके ऊपर सी लिख दो। तो ये कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करने का तरीका है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हमें ए को माइनस करना होता है। मतलब ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है, कौन कौन से एलिमेंट नहीं है, तो ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू आएगा 4 5 और 6। कॉम्प्लीमेंट का समझ गए आप, मतलब ऐसे एलिमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट है ना, इसलिए ऐसे एलिमेंट जो ए में नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, मतलब हमें डिफरेंस कैसे निकालना है। चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये सारे एलिमेंट्स को डायग्राम में डिनोट कर देते हैं। ए में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, और बी में है 2 4 6 8 10। तो कॉमन एलिमेंट है 2 और 4, तो वो कॉमन एरिया में आ जाएगा 2 और 4। तो ए में कौन कौन से एलिमेंट बचे, 1 3 और 5। बी में बचे हैं 6 8 10, 6 8 और 10। 7 और 9 कहीं नहीं आया, तो 7 और 9 यहाँ आ जाएगा, जो ना तो ए में है ना बी में। डिफरेंस
डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं ए माइनस बी, ए में से बी को माइनस करना है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, बड़े ध्यान से सुनना है, इसका मतलब होता है कि ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ऐसे कौन सा एलिमेंट जो बी में नहीं है? वो है 1 3 5। तो ए माइनस बी में एलिमेंट आ जाएंगे 1 3 5। मैं भी रिपीट करूंगा, पहले मैं दिखाता हूं कि बी माइनस ए क्या होगा। बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो बी के ये पूरे एलिमेंट बी के हैं, लेकिन बी के वो एलिमेंट देखना है जो ए में नहीं है। तो ये एलिमेंट तो ए में है, ये एलिमेंट ए में नहीं है, तो इसमें आ जाएगा 6 8 और 10। आई होप समझ गए होगे। ए माइनस बी मतलब ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी माइनस ए मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। इसे डायग्राम में डिनोट कैसे करते हैं, कौन सा एरिया आएगा? तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है वो है ए माइनस बी, और ये जो एरिया है वो है बी माइनस ए। ठीक है, समझ गए आप? डायग्राम में डिनोट करना आपको जरूर आना चाहिए, क्योंकि जब क्वेश्चन आएंगे आप डायग्राम बनाओगे तो आपको समझ तो आना चाहिए कि कौन सा एरिया निकालना है हमें। नेक्स्ट है कि सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है। सिमेट्रिक डिफरेंस को ऐसे डिनोट करते हैं ए डेल्टा बी। अभी हमने ए माइनस बी निकाला और बी माइनस ए निकाला। ए माइनस बी मतलब ये वाला एरिया, ए माइनस बी, बी माइनस ए मतलब ये वाला एरिया। ये है ए माइनस बी, ये है बी माइनस। जब इन दोनों का यूनियन लेते हैं तो वो होता है सिमेट्रिक डिफरेंस। ठीक है, तो एक बार डायग्राम के थ्रू निकालते हैं। ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? 2 और 4 है, बस 2 और 4 है ना, 2 4। तो 1 3 और 5 बचा इधर। और बी में कौन कौन से बचे? 6 7 और 10। अब ए माइनस बी, ए माइनस बी में कौन सा एलिमेंट है? 1 3 और 5। और बी माइनस ए में है 6 8 और 10। हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस के लिए। तो इसका यूनियन क्या आएगा? ये सारे एलिमेंट ले लो, यूनियन निकालना मैंने आपको बताया। यूनियन मतलब ये सारे, ये जो ये ना, ये सारे नहीं, ये जो आपने निकाला ना, इन दोनों का यूनियन निकालना है। मतलब इसके भी एलिमेंट और इसके भी एलिमेंट, और यदि कुछ कॉमन एलिमेंट है तो वो भी। यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने? यूनियन का मतलब बताया था मैंने, या तो ए के एलिमेंट या बी के एलिमेंट या दोनों के, हमें इन दोनों का यूनियन निकालना है, इसलिए ये इन दोनों के पूरे एलिमेंट्स आ जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि डिसजॉइंट सेट्स, मतलब डिसजॉइंट मतलब ये देखिए दो सेट्स ए और बी है, ये ए है ये बी है, और दोनों में कोई भी एरिया कॉमन नहीं है ना? तो ये होता है डिसजॉइंट सेट। कोई भी एरिया कॉमन नहीं होता है, सिर्फ फाइव से डिनोट करते हैं। ये आप सेट्स में पढ़ोगे, और यहाँ पे आप देख लीजिए कि फाइव से डिनोट करते हैं यदि वो उसमें कोई भी एलिमेंट ना हो कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जैसे फाइव से डिनोट करेंगे, या फिर कर्ली कोष्टक से डिनोट करेंगे, लेकिन कुछ बीच में कुछ एलिमेंट नहीं लिखेंगे। तो ये भी एक एम्प्टी सेट को बताने का तरीका होता है। तो डिसजॉइंट सेट समझ गए आप? चलिए अब हम कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। एक एक करके प्रॉपर्टीज देखना है और आपको उनके नाम ध्यान रखना है, क्योंकि प्रॉपर्टी तो आपको समझ आ जाएगी, लेकिन उस प्रॉपर्टी को बोलते क्या है वो आपको याद रखना है। ठीक है, फर्स्ट देखिए, ये यूनियन के हैं सारे, यूनियन पे कुछ ऑपरेशंस किए हुए हैं। ए यूनियन बी इक्वल टू होता है बी यूनियन ए के, मतलब ए और बी का यूनियन निकालो या बी और ए का यूनियन निकालो, दोनों की वैल्यू सेम आएगी, ऑब्वियसली सेम ही आएगी। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड है ए यूनियन ए। मान लीजिए ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3, तो ए का यूनियन जब ए के साथ ही निकालेंगे तो ए ही मिलेगा ना। इसी तरह थर्ड क्या है कि ए यूनियन फाइव, फाइव मतलब कोई एम्प्टी सेट, मान लीजिए बी कोई सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, जब इन दोनों का हम यूनियन निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे तो ए ही मिलेगा बाद में। तो ये थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। फोर्थ क्या है कि ए यूनियन यूनिवर्सल सेट।
देखिए डायग्राम, ये ए है, ए में एलिमेंट है 1 2 3, बाकी 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। तो ए का यूनियन जब यूनिवर्सल सेट के साथ लिया जाता है, तो यूनियन का मतलब क्या बताया था मैंने, या तो ए के या बी के, बी यहाँ पर यूनिवर्सल सेट है, या तो ए के या यूनिवर्सल सेट के या दोनों के, मतलब ये पूरा एरिया आ जाएगा यूनिवर्सल सेट, मतलब पूरा एरिया आ जाएगा यूनियन में, तो आंसर होगा यूनिवर्सल सेट। आई होप आपको चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई होगी। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज, कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो या बी इंटरसेक्शन ए निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। ये मैंने बताया, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ए प्लस बी करो या बी प्लस ए करो, दोनों की वैल्यू सेम होती है ना, या फिर ए इंटू बी करो या बी इंटू ए करो, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी ये प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव है क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। सेकंड क्या है कि ए इंटरसेक्शन ए का इंटरसेक्शन ए के साथ लेंगे तो ऑब्वियसली ए मिलेगा, क्योंकि दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन से होंगे, जो ए में है। इसी तरह ए और खाली एलिमेंट, मतलब ए में कुछ एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इस तरह बी है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट्स नहीं है, मतलब एम्प्टी सेट है, तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो कॉमन एलिमेंट कुछ है ही नहीं, तो कुछ है ही नहीं उसे कैसे डिनोट करते हैं, उसे करते हैं फाई से, तो इसलिए आंसर आ गया फाई। फोर्थ है ए इंटरसेक्शन यूनियन, फिर से डायग्राम बनाते हैं, ये ए है, ए में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 2 3, यहाँ पर 4 5 6, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए है। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो 1 2 3 ए में भी है, 1 2 3 यूनिवर्सल सेट में भी है, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा ए, मतलब ये एरिया कॉमन है। तो ये चारों प्रॉपर्टी समझ आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। देखिए एसोसिएटिव, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसमें क्या दिखा रहा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में, कि ए यूनियन बी लो, फिर उसके बाद उन दोनों को सॉल्व करने के बाद यूनियन लो सी के साथ, तो वो इक्वल टू होगा कि पहले बी और सी का यूनियन ले लो, फिर ए का यूनियन लो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। तो ये प्रॉपर्टी होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एक बार आपको बड़े ध्यान से देख लेना है, इंटरसेक्शन में भी एक बार देख लो कि ए इंटरसेक्शन बी निकालो, फिर बाद में इंटरसेक्शन ले लो सी के साथ, या फिर बी और सी का इंटरसेक्शन ले लो, बाद में इंटरसेक्शन ले लो ए के साथ, दोनों की वैल्यू सेम आई, तो इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसमें दोनों जगह यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, यहाँ भी यूनियन है, इसमें यहाँ भी इंटरसेक्शन है, यहाँ भी इंटरसेक्शन है, तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसमें और एसोसिएटिव में कंफ्यूज नहीं होना है। डिस्ट्रीब्यूट मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है कि ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू होता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, मतलब ए और ए यूनियन का आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे यहाँ एक बार मैं फिर से लिख ही दे रहा हूँ, यही चीज़ है कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है इक्वल टू होता है ए यूनियन सी, एक बार यूनियन लेना सी के साथ, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ठीक है, ये होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कंफ्यूज नहीं होना, दोनों को आप एक दो बार लिखेंगे आपको समझ जाएगा कि इसका मतलब क्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, देखिए ये जो साइन है ए यूनियन बी के ऊपर, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको बताया कॉम्प्लीमेंट का दो साइन होते हैं, या तो ए के ऊपर बार लगा दो या ए के ऊपर सी लिख दो, एक और साइन होता है ए के ऊपर डैश लगा दो, ये कॉम्प्लीमेंट का साइन। तो यहाँ पर ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट या तो बार लगा सकते हैं या डैश, हमने बार लगाया, इक्वल टू होता है ए का कॉम्प्लीमेंट और यहाँ पर बी का कॉम्प्लीमेंट, और यूनियन जब कॉम्प्लीमेंट होता है तो इंटरसेक्शन बदल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह ये देखिए कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट और बीच में यूनियन लग जाएगा। पानी पीना चाहिए। तो सेकंड प्रॉपर्टी समझ गए कि इंटरसेक्शन के साथ जब हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो इंटरसेक्शन यूनियन में बदल जाता है और यूनियन इंटरसेक्शन बदल जाता है, और बाकी उन दोनों का कॉम्प्लीमेंट तो हो गई। एक बार यहाँ लिख देता हूँ इंटरसेक्शन के साथ कि ए इंटरसेक्शन बी का जब कॉम्प्लीमेंट लेते हैं
तो वो होता है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, चलिए कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं। फर्स्ट है कि एक का कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट कर दो, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो हमें वापस ए ही मिल जाता है फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट आपको ध्यान रहेगा। सेकेंड और थर्ड को मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ। ये यूनिवर्सल सेट है, इसके अंदर एक सेट ए है, ये सेट ए है ना, तो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ये ए है, ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला एरिया होगा जो ए में नहीं है। ये जो एरिया मैं शेड कर रहा हूँ ये सारा एरिया होगा कॉम्प्लीमेंट वाला। तो ए और कॉम्प्लीमेंट एरिया का जब इंटरसेक्शन निकालोगे तो इनमें से कॉमन एरिया कौन सा है, तो आप बोलेंगे कोई एरिया कॉमन ही नहीं है, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट वाला ये एरिया है और ए वाला एरिया ये रेड वाला है, तो इन दोनों में कोई कॉमन एरिया है ही नहीं, इसलिए जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें 5 प्राप्त होगा। इसी तरह जब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कौन सा है, ये रेड एरिया, और ए कॉम्प्लीमेंट है ये येलो एरिया, जब इन दोनों का यूनियन लेंगे, यूनियन लेने पर हमें यूनिवर्सल सेट मिलेगा। ठीक है, समझ आ गया आपको? चलिए बढ़िया, ये तीनों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे यदि आपके पास कोई सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2 और 3, तो यदि आपसे कोई पूछे कार्डिनल नंबर ऑफ ए, जिसे डिनोट करते हैं एन ऑफ ए से, तो इसका आंसर क्या होगा कि ए में कितने एलिमेंट्स, 3 एलिमेंट है ना, इसलिए इसका आंसर आएगा 3। हमें यहाँ पर निकालना है एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी का एरिया कौन सा है, ये पूरा एरिया ए यूनियन बी का है। हमें निकालना है कि इसमें कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो इसे निकालने का फॉर्मूला होता है कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को माइनस क्यों किया है, क्योंकि जब हम ए को जोड़ते हैं, जब हम ए को जोड़ेंगे, ए को जोड़ेंगे तो ये आ गया, ए को जोड़ा, जब हमने बी को जोड़ेंगे तो ये बी को जोड़ा, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है वो 2 बार जोड़ रहा है, इसलिए एक बार इसे माइनस करना होगा। तो इसे थोड़ा और फील करने के लिए एक मेथड होती है टिक मेथड या डॉट मेथड, मैं आपको टिक से बताता हूँ कि ए यूनियन बी निकालना है, तो हमने पहले क्या किया, ए को जोड़ा, ए कहाँ पर है, ए यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, ये हमने जोड़ लिया। बी को जोड़ना है, प्लस एन ऑफ बी है ना, तो बी यहाँ पर है और एक बी यहाँ पर है, तो हम देख रहे हैं कि ये जो एरिया है इंटरसेक्शन वाला ये 2 बार जोड़ रहा है, इसलिए हमें एक बार ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना होगा, तो एक बार माइनस कर देंगे, तो हर जगह एक एक टिक आना चाहिए, तो इस तरह ये आंसर जाएगा ए यूनियन बी का। अभी तो 2 ही है ए यूनियन बी, इसलिए आपको समझ आ गया होगा, लेकिन अभी आगे आएगा ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब 3 वाला आएगा, तब आपको और फील कराने के लिए ये टिक मेथड का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको तो याद रखना ही है, क्योंकि एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है, बिल्कुल एज इट इज कि ए यूनियन बी इक्वल टू क्या होता है, तो ये तो हालांकि बच्चों को पता ही होता है, और इसी से क्वेश्चन बनते हैं, अभी क्वेश्चन आएंगे जब वर्ड प्रॉब्लम वाले। चलिए नेक्स्ट है कि ए माइनस बी क्या होता है, एन ऑफ ए माइनस बी। ए माइनस बी क्या होगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, मैंने आपको बताया था कौन सा एरिया आएगा, ये ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो ये है ए माइनस बी। तो इसे कैसे निकालेंगे कि हम क्या करते हैं, ए में से इंटरसेक्शन वाला एरिया माइनस कर देते हैं, ए एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसी तरह यदि आपसे कोई पूछे एन ऑफ बी माइनस ए, मतलब बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो वो बी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो ये शेड ये वाला, तो इसे कैसे निकालेंगे कि बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो ये निकालेंगे एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझ आ गया, आ गया होगा। चलिए अब हम चलते हैं 3 वाले में, ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे निकालेंगे। देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी को वर्ड प्रॉब्लम में कहा जाता है एटलीस्ट वन, क्या कहा जाता है, एटलीस्ट वन। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम एक में हो, कम से कम एक में है मतलब 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, मतलब हमें पूरा एरिया निकालना है। तो ए यूनियन बी यूनियन सी को कैसे निकालेंगे कि एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। पहली बात तो आपको याद रखना है, लेकिन इसे फील कराने के लिए मैं आपको एक मेथड से बताता हूँ।
सबसे पहले हमने क्या किया, एन ऑफ ए जोड़ा। एन ऑफ ए कहाँ है, तो वहाँ टिक लगा देते हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, हमने टिक लगा दिया। फिर हमने जोड़ा एन ऑफ बी को, बी कहाँ है, तो यहाँ है, बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है। फिर हमने जोड़ा एन ऑफ सी, एन ऑफ सी कहाँ है, एक तो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ भी है, हर जगह टिक लगा दिया। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर है वो एक से ज़्यादा टिक आए हुए हैं, हर जगह एक टिक आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, ये इंटरसेक्शन वाले को 2 माइनस कर देते हैं, क्योंकि ये 2 बार टिक लग गए ना, 2 बार टिक लगा हुआ इंटरसेक्शन वाले में, तो हम एक बार माइनस कर देते हैं। तो हम जब माइनस करेंगे तो मैं टिक हटाता जाऊंगा, तो मैं इरेजर ले लेता हूँ। तो माइनस कर रहे हैं एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी है, ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन सा एरिया आ रहा है, एक टिक माइनस कर देता हूँ, एक ये वाला टिक कर दिया और एक ये टिक हटा दिया। फिर माइनस कर रहे हैं बी इंटरसेक्शन सी को, बी इंटरसेक्शन ये है, बी इंटरसेक्शन सी, तो एक बार इस टिक को हटा दिया, एक बार इस टिक को हटा दिया। फिर ए इंटरसेक्शन सी माइनस कर रहे हैं इसको, तो एक बार इसको टिक हटा दिया, एक बार टिक हटा दिया। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ तो एक एक टिक आ गया, लेकिन ये बीच वाला जिसमें तीनों हैं, ए भी है, बी भी है और सी भी है, वहाँ पर एक भी टिक नहीं बचा, तो इसलिए हमें एक बार इसे प्लस करना होगा, इसलिए हमने लास्ट में एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को प्लस किया। तो आई होप आपको फील आ गया होगा कि ये फॉर्मूला कैसे बना, लेकिन आपको फॉर्मूला वहाँ पे बनाएंगे तो नहीं आप एग्जाम में, इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा। याद कैसे रखना है कि पहले एक एक करके एक को जोड़ना है, एन ऑफ ए जोड़ दिया, एन ऑफ बी जोड़ दिया, एन ऑफ सी जोड़ दिया, फिर दो को माइनस कर देना है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ ए बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी, फिर बाद में प्लस कर देना है तीनों को, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। समझ आ गया? बढ़ते हैं आगे। देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है, एग्जैक्टली 1, एग्जैक्टली 2, सॉरी, एग्जैक्टली 2 वाला एरिया कौन सा है, आप तो पहले ये बताइए इस ग्राफ में, इस वेन डायग्राम में, जिसमें 2 एरिया एक दूसरे को काट रहे हो। तो आप बोलेंगे एक तो ये एरिया है जो एग्जैक्टली 2 वाला है, एक ये एरिया है एग्जैक्टली 2 वाला, और एक ये एरिया है एग्जैक्टली 2 वाला, या एग्जैक्टली 2 बोला है ना, उससे कम ना ज़्यादा। अब ये एरिया निकालेंगे कैसे, उसका फॉर्मूला ये है, क्या किया हमने पहले, हमने जोड़ा ए इंटरसेक्शन बी को, फिर हमने जोड़ा बी इंटरसेक्शन सी को, फिर हमने जोड़ा सी इंटरसेक्शन ए को, फिर हमने माइनस कर दिया 3 बार माइनस किया इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को। ये इसका फॉर्मूला है, आप याद रखेंगे, लेकिन हम एक बार टिक मेथड से देखते हैं कि ये फॉर्मूला बना कैसे। पेन तो है ही, इसको इरेज कर दो। चलो टिक लगाते हैं, पहले हमने ऐड किया ए इंटरसेक्शन बी को, ए इंटरसेक्शन बी वाला एरिया ये है, मैंने यहाँ एक बार टिक यहाँ लगाया, एक बार टिक यहाँ लगाया, ए इंटरसेक्शन बी वाला हो गया। फिर बी इंटरसेक्शन सी वाला देखेंगे तो एक बार टिक यहाँ, एक बार टिक यहाँ, ये एरिया जुड़ गया। फिर हमें जोड़ना है सी इंटरसेक्शन ए वाला, तो इसे जोड़ दो, एक बार ये जुड़ेगा, एक बार ये जुड़ेगा, ये पूरा एरिया जुड़ गया। लेकिन हम देख पा रहे हैं कि हमें निकालना है सिर्फ ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला, लेकिन ये एरिया एक्स्ट्रा में 3 बार आ गया, एक्स्ट्रा में 3 बार आ गया, इसे बिल्कुल भी नहीं होना है, तो हम 3 बार माइनस कर देंगे। 3 बार माइनस कर रहे हैं, इसलिए मैं इरेजर से इसको मिटा दे रहा हूँ 3 बार, तो ये आ गया वही एरिया जो हमें निकालना था। समझ आ गया? ये एरिया आ गया, ये एग्जैक्टली 2। वर्ड को आप समझना है, क्योंकि आपको जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें यही आएगा कि एग्जैक्टली 2 निकालना है, या एटलीस्ट 1 एटलीस्ट 2, ये सब आएगा, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। बढ़ते हैं आगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है कि एटलीस्ट 2, एटलीस्ट 2 मतलब कि 2 तो हो ही, तो 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। एटलीस्ट 2 का मतलब यही है कि 2 एटलीस्ट, एग्जैक्टली 2 वाला ये एरिया था, लेकिन ये बोल रहा है कि एटलीस्ट 2 मतलब 2 तो हो ही, हाँ, लेकिन 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो 2 से ज़्यादा यहाँ कितने हो सकते हैं, 3, तो मतलब ये एरिया भी आएगा। तो अभी हमने 3 बार माइनस किया था ना, क्योंकि यहाँ पे 3 टिक लग गए थे, लेकिन इस बार हम 2 माइनस करेंगे क्योंकि हमें 1 टिक रहने देंगे, तो इसलिए ये माइनस होगा, बस 2 बार माइनस होगा, 2n ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। समझ आ गया? अब ये नेक्स्ट देखिए, यहां पर हमें निकालना है एग्जैक्टली 1। एग्जैक्टली 1 वाला एरिया कौन सा है, आप बोलेंगे ये एरिया है जो एग्जैक्टली ए वाला है, ये एरिया है एग्जैक्टली बी वाला है, तो ये एरिया है एग्जैक्टली सी वाला है, तो ये एग्जैक्टली 1 वाला एरिया हमने शेड कर दिया। इसका फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस 2 एन ऑफ ए
इंटरसेक्शन बी माइनस 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस 2n ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस 3n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये फॉर्मूला देखने में बड़ा खतरनाक लग रहा है, लेकिन हम इसे टिक से थोड़ा फील करते हैं। तो लगाओ टिक। पहले हमने जोड़ा एन ऑफ ए कहाँ कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है और यहाँ है। फिर हमने जोड़ा एन ऑफ बी, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। फिर हमने जोड़ा सी, टिक लगाते जाओ, ये लग गया टिक। अब हम माइनस करेंगे, देखिए हमें ये वाला एरिया चाहिए था सिर्फ, लेकिन ये एरिया एक्स मतलब एक्स्ट्रा में आ गया, बस इसे हटाना है हमें। तो क्या करते हैं, इसे 2 बार माइनस कर देते हैं, 2 बार माइनस करेंगे, इसे भी 2 बार माइनस कर देते हैं, इसे भी 2 बार माइनस कर देते हैं। तो वही यहाँ पर किया हुआ है, तो मैं एजर ले लेता हूँ 2 बार माइनस करने के लिए। देखिए पहले ए इंटरसेक्शन बी को एक बार माइनस करो, पहले एक बार माइनस किया तो मैंने एक टिक यहाँ से हटाया, एक टिक यहाँ से हटाया, लेकिन 2 बार हटाना है तो एक टिक और हटा दो, ठीक है। अब माइनस करना है 2n ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, तो एक टिक हटाया, 2 बार करना है तो एक टिक और हटाना है, लेकिन यहाँ पर टिक हटाने को तो बचा ही नहीं, तो टिक जो नहीं बचा, इसलिए मैं यहाँ पर सर्कल लगा देता हूँ। क्या लगा देता हूँ, सर्कल। इसका मतलब है कि मैंने एक टिक हटा दिया। इसी तरह जब ए इंटरसेक्शन सी को 2 बार हटाना होगा, तो यहाँ से तो 2 बार हटा देंगे, हम दोनों को हटा देंगे, लेकिन यहाँ से हटाने के लिए कुछ नहीं रहेगा, तो हम 2 सर्कल और लगा देंगे। तो मैं इरेजर से इन दोनों टिक को भी हटा देता हूँ। लेकिन मैंने सर्कल का मतलब क्या बताया कि यहाँ पर 3 बार टिक हटा चुके हैं, लेकिन टिक बचे ही नहीं थे हटाने के लिए, तो हमें इसे 3 बार जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने 3 बार एक्स्ट्रा घटा दिया है। एक्स्ट्रा में नहीं घटाना था, जितने टिक थे उतने ही घटाना था, तो 3 जो एक्स्ट्रा हटाए हैं उन्हें जोड़ना पड़ेगा, तो इसलिए ये सर्कल भी हट जाएगा। ये सर्कल हटा दो, तो एक एक टिक बचेगा एग्जैक्टली 1 के पास। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको वहाँ पर टिक तो लगाएंगे नहीं, इसलिए आपको ये याद भी रखना है, क्योंकि इन पर क्वेश्चन आए हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। देखिए ये फोटो देखिए, ये मैंने विकिपीडिया से निकाली है, कि बेसिक आइडिया ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। फर्स्ट है कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है टोटल में से ए माइनस कर दो। तो बिल्कुल ए कॉम्प्लीमेंट मैंने आपको बताया, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ए में नहीं है, मतलब यूनिवर्सल सेट में से हम ए को हटा देंगे, वही लिखा हुआ है ए में। बी क्या है कि ए यूनियन बी इक्वल टू होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये तो पढ़ लिया हमने। सी क्या है कि एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। मैंने आपको अभी डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था कुछ देर पहले, उसमें क्या लिखा था कि ए यूनियन बी का जब हम होल कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लिख सकते हैं ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट यदि हम लिख देंगे एन ऑफ ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होगा, हम टोटल में से माइनस कर दें ए यूनियन बी को, बस वही यहाँ पे लिखा हुआ है थर्ड। ऐसा ही ई में भी यही लिखा हुआ है, क्योंकि ये डी मॉर्गन्स लॉ 3 में भी अप्लाई होता है। यदि आपके पास लिखा हो कि ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, तो इसको हम यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो इसे हम लिखेंगे टोटल, या फिर इसे यूनिवर्सल सेट लिख सकते हैं माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। समझ आ गया। और डी क्या है, तो डी तो अभी हमने पढ़ ही लिया फॉर्मूला, तो समझ आ गया। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। पहले हम देखेंगे जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए वो, फिर कुछ क्वेश्चन और करेंगे जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ये क्वेश्चन देख लो, ये तो सीधा सीधा प्रॉपर्टी से आ गया। एक यूनिवर्सल सेट यू है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये होगा, देखते से लगा दिया। इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, ए सही है, बाकी सब तो गलत है। प्लस माइनस के खेल किया बाकियों में। ये तो नॉर्मल हो गया क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हर बार थोड़ी आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सपोज दैट 200 फैकल्टी मेंबर्स कैन स्पीक फ्रेंच, मतलब 200 ऐसे लोग हैं जो फ्रेंच बोलते हैं, 50 ऐसे लोग हैं जो रशियन बोलते हैं, और 20 ऐसे लोग हैं जो दोनों लैंग्वेज बोलते हैं। तो हमें बताना है, क्या बताना है कि हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स कैन स्पीक आइदर फ्रेंच और रशियन।
तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व हम वेन डायग्राम के थ्रू करते हैं। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पे दो की बात हो रही है इसलिए 2 सर्कल आएंगे। ये जो सर्कल है ये बताएगा फ्रेंच के बारे में, और एक ये सर्कल है ये बताएगा रशियन के बारे में। देखिए फ्रेंच बोलने वाले टोटल कितने लोग हैं, 200, मतलब ये पूरा सर्कल बता रहा है 200 के बारे में, मतलब 200 लोग हैं इस पूरे सर्कल में। और रशियन बोलने वाले हैं 50, ये पूरा सर्कल की वैल्यू है 50। लेकिन जो कॉमन एरिया है उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 20, मतलब जो रशियन और फ्रेंच दोनों बोलते हैं। तो ये जब 20 हो गया तो बचा एरिया कितना बचा 180, और ये एरिया बचा 30। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है कि हाउ मेनी फैकल्टी मेंबर्स कैन स्पीक आइदर फ्रेंच और रशियन। देखिए जब मैं आपको यूनियन और इंटरसेक्शन पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन में यदि आपको और पूछा जाए, और इंग्लिश में और या हिंदी में या अथवा, तब आपको निकालना होगा यूनियन, और यदि आपको एंड पूछा जाए तब आपको निकालना होगा इंटरसेक्शन। यहाँ पर हमें और पूछा गया है इसलिए आपको निकालना है, क्या निकालना है, यूनियन। तो यूनियन निकाल लो, तो क्या आ गया इसकी वैल्यू 230, ईजी। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, सेकंड क्वेश्चन पढ़िए, आप खुद करने का ट्राई करिए। पहले लिखा हुआ है कि क्लास में 175 स्टूडेंट्स हैं, लिखा हुआ है कि नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग वन और मोर सब्जेक्ट, मतलब बच्चे एक से ज़्यादा सब्जेक्ट ले सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है। और नीचे सब्जेक्ट लिखा हुआ है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, 3 सब्जेक्ट की बात हो रही है इसलिए 3 सर्कल बनेंगे। वेन डायग्राम बनाया हमने 3 सर्कल वाला। देखिए ये जो सर्कल है ये बताता है मैथ्स के बारे में, ये जो सर्कल है बताएगा फिजिक्स के बारे में, ये बताएगा केमिस्ट्री के बारे में। मैथ्स के हैं जो पूरा सर्कल जो बता रहा है, मैथ्स लिया हुआ है 100 स्टूडेंट्स ने, फिजिक्स लिया है 70, मतलब जिनको पसंद है, केमिस्ट्री जिन्हें पसंद है वो है 46, मैथ्स और फिजिक्स लिया है वो टोटल 30 है। मैथ्स और फिजिक्स, मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इस एरिया की जिसमें मैं सर्कल ले जा रहा हूँ, इसकी वैल्यू है 30। अभी हमें कॉमन एरिया ये तीनों जिसमें है वो वैल्यू नहीं पता ना, नहीं तो हम यही लिख देते 30, लेकिन अभी हम ये पूरे की वैल्यू 30 है। इसी तरह मैथ्स और केमिस्ट्री की 28 है, मैथ्स और केमिस्ट्री इसकी वैल्यू है 28, और इसकी वैल्यू भी है 28। और मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों हैं 18 बच्चे, तीनों में है 18 बच्चे। तो जब इधर 18 हो गया तो ये कितना बचा है 12, ये कितना बचा 10, ये कितना बचा 10। तो यहाँ पूरा जब 100 है तो ये 20 और 30, नहीं ये 30 और 40, ये हो गया 60, ये हो गया 40 है ना, तो बचा 30। हमें निकालना क्या है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स ओनली। तो मैथमेटिक्स ओनली मतलब ये वाला एरिया, तो मतलब 60 आ गया, आंसर आ गया 60। लेकिन ये तो क्वेश्चन पूछा गया इसलिए, लेकिन इसकी वैल्यू एक बार आप निकालिए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 28, मतलब ये पूरा 28 और बचा 46 है ना, सॉरी 38, मतलब 8, इसकी वैल्यू हो गई 8। बस किसी की वैल्यू पूछी जाए आप बता देंगे आप। अच्छा ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं वेन डायग्राम में, तो अभी तो मैंने बाहर से अंदर आया, बाहर से अंदर मतलब जैसे मैंने पहले यहाँ 100 लिखा, फिर 70 लिखा, फिर यहाँ पे 46 लिखा, फिर इसकी वैल्यू 30 लिखी। लेकिन अब आप जब एग्जाम में करेंगे तो पहले आप यहाँ पर 18 वाली वैल्यू पहले लिख देंगे, तो पहले आप जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लेंगे और पीछे से क्वेश्चन पढ़ेंगे। अच्छा तीनों की वैल्यू 18 दी हुई है, इसकी 30 है तो इसकी 12 हो गई, मतलब ऐसे आप जल्दी इससे जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा। अच्छा इसी को कहते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन, किस चीज़ को इंक्लूड करना किसी चीज़ को एक्सक्लूड करना। इसलिए चैप्टर का नाम क्या है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन। समझ गए चैप्टर का नाम ऐसा क्यों है, कुछ चीज़ इंक्लूड करना कुछ चीज़ एक्सक्लूड करना। चलते हैं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन करिए, यदि आपको लग रहा है कि सारे क्वेश्चन वेन डायग्राम से ही हो जाएंगे तो ये गलत है। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अभी जो हमने फॉर्मूलेस पढ़े थे ना, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या बोल रहा है कि हमारे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 32 ऐसे हैं जो मैथ्स पढ़ते हैं, 20 ऐसे हैं जो फिजिक्स पढ़ते हैं, 45 ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, 15 ऐसे हैं जो मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़ते हैं, 7 ऐसे मैथ्स फिजिक्स पढ़ते हैं, 10 ऐसे फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ते हैं, और 30 ऐसे हैं जो नो स्टडी, मतलब कोई कोई स्टडी नहीं करते, कोई से सब्जेक्ट नहीं पढ़ते हैं। हमें निकालना है कि फाइंड आउट द नंबर स्टूडेंट्स स्टडिंग ऑल द 3 सब्जेक्ट्स, मतलब ऑल 3 सब्जेक्ट, क्योंकि हमें यहाँ डेटा में तो नहीं दिया हुआ है। तो जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे, तो चलिए एक बार हम वेन डायग्राम बना ही लेते हैं, ठीक है। जैसे ये सर्कल है मैथ्स का, ये फिजिक्स का, ये बायोलॉजी का, ये सर्कल बता रहा है टोटल 32,
मैथ्स 32 पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं 20, 45 ऐसे हैं जो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। अब 15 ऐसे हैं मैथ्स और बायोलॉजी, मैथ्स बायोलॉजी यहाँ पर है, तो ये है पूरा 15 15 है ना। मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स फिजिक्स है 7, ये है 7, 10 ऐसे हैं जो फिजिक्स और बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, और 30 ऐसे हैं जो एक भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे। तो टोटल यूनिवर्सल सेट का टोटल है 100, तो 30 लेकिन यहाँ खाली जगह पे आएंगे 30 जो कुछ सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें निकालना है ये बीच वाला एरिया। तो ये कैसे निकलेगा, तो एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया वही यूनियन वाला कि ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू क्या होता है, तो हम उसमें वैल्यू रखेंगे और ए इंटरसेक्शन भी निकाल लेंगे। तो चलिए फॉर्मूला क्या था, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या है, अब यहाँ पर 100 मत रख देना क्योंकि 100 तो पूरे यूनिवर्सल सेट का वैल्यू है, लेकिन उनमें से 30 तो ऐसे हैं जो पढ़ ही नहीं रहे, तो इसलिए ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू आएगी 70 इक्वल टू ए की वैल्यू है 32। मैथ्स पढ़ने वाले, फिजिक्स पढ़ने वाले, बायोलॉजी पढ़ने वाले, मैथ्स फिजिक्स पढ़ने वाले 7, मैथ्स बायोलॉजी पढ़ने वाले 15, फिजिक्स बायोलॉजी पढ़ने वाले 10, माइनस अब इसकी वैल्यू हमें नहीं पता तो हम x मान लेते हैं, तो इनको जोड़िए, तो 45, ये 52, 57, तो 97, तो इनकी वैल्यू आ रही 97 माइनस, इन्हें जोड़िए 25 और 32 32 माइनस एक्स, माइनस नहीं यहाँ प्लस है ना, प्लस एक्स आएगा, इसे माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है 65, एक्स की वैल्यू आ रही है 5, तो जब एक्स की वैल्यू आ गई मतलब इसकी फर्स्ट सॉल्व हो गया। 5 ऐसे लोग हैं, 5 ऐसे लोग हैं जो फिजिक्स मैथ्स और बायोलॉजी तीनों पढ़ते हैं, इसकी वैल्यू आ गई तो ये आ गया 2, ये आ गया 5, ये आ गया 10, इनकी वैल्यू आ गई तो ये आ गया ये 7, ये कितना है 12, तो ये 8, ये 20, तो ये 25, ये कितना है 17, 15, सारी वैल्यू आ गई। तो सेकंड वाला क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग एग्जैक्टली वन ऑफ द थ्री सब्जेक्ट। देखिए मैंने आपको बताया था कि ऐसे वर्ड प्रॉब्लम में ऐसे ही वर्ड आते हैं एग्जैक्टली वन या एटलीस्ट वन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली वन के बारे में पूछा है। एग्जैक्ट वन कौन कौन से, 15, 8 और 25, 15 25 हो गए 40, 8 48, तो फर्स्ट का आंसर आ गया 5, सेकेंड का आ गया 48। आई होप समझ आ गया होगा आपका। तो पहले क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, क्योंकि यदि आप पहले ही डायग्राम, अभी इसमें तो दोनों क्वेश्चन आए, यदि क्वेश्चन सिर्फ एक ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, आप डायग्राम बना रहे हैं, डायग्राम बनाने में आपका टाइम जा रहा है, इसलिए पहले आप क्वेश्चन पढ़ लें कि क्या तीनों की वैल्यू दी हुई है, यदि दी है तो डायग्राम बनाओ, नहीं दी है तो जल्दी से फॉर्मूला लगा दो। ठीक है, ये आप समझ गए, बस ये समझ गए तो आप आने वाले 2 क्वेश्चन आप ही करेंगे, एक ये क्वेश्चन आपको करना है, तो इसमें तो शायद फॉर्मूला भी नहीं लगेगा, सीधा वैल्यू डायग्राम में रखना है। आप क्वेश्चन पढ़िए, जैसे भी करना आप करिएगा है ना, और एक ये क्वेश्चन करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन देखिए आप, इस क्वेश्चन को देखिए बड़े ध्यान से। इसमें क्या बोला है कि एक सर्वे हुआ है जिसमें पता चला है कि 63% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर ए को पढ़ते हैं, 76% ऐसे लोग हैं जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे 2 न्यूज़पेपर की बात हो रही है, ये 2 सर्कल बनेंगे, ये न्यूज़पेपर ए है, ये न्यूज़पेपर बी है। 63, ये सर्कल 63 का है, ये सर्कल 76। फिर लिखा हुआ है कि x% ऐसे लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, हमें x की पॉसिबल वैल्यू बताना है, मतलब ये x% ऐसे लोग हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। परसेंट लिखें या डायरेक्ट वैल्यू रखें, क्योंकि हमने मान लिया 100 लोग हैं, 100 में से 63 ऐसे लोग हैं जो ए न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 76 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी को पढ़ते हैं, और x ऐसे लोग हैं जो दोनों को पढ़ते हैं। तो पहले आप मुझे बताइए ये x है तो ये कितना होगा, ये होगा 63 माइनस एक्स, और ये होगा 76 माइनस एक्स। देखिए x की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है,
पहली बात आपको ध्यान रखना है, दो चीज आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट है कि एन ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू कभी भी 100 से बड़ी नहीं हो सकती, मतलब लेस देन और इक्वल टू 1 होगी। ए यूनियन बी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 100 होगी, क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि 120% लोग न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 100% होगा ना, इसलिए परसेंट की बात जब भी हो तो ए यूनियन बी हमेशा लेस देन और इक्वल टू 100 होगा। सेकेंड चीज आपको ध्यान रखना है कि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू होगी मिनिमम ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी में से जो भी मिनिमम है, ए ये है बी है, ए है 63 बी है 76, ए और बी में से जो भी मिनिमम है, जैसे यहाँ पर 63 है तो 63 से कम या उसके बराबर ही होगा ए इंटरसेक्शन बी। जैसे जैसे इसी क्वेश्चन में देखें कि इसमें ऐसा है कि 63 ऐसे लोग हैं न्यूज़पेपर ए पढ़ते हैं, 76 ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर बी पढ़ते हैं। क्या ये बोलना सही होगा कि 70 लोग ऐसे हैं जो दोनों न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना, क्योंकि ए को पढ़ने वाले ही 63 है, तो जो इंटरसेक्शन आएगा वो 63 से बराबर या कम होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि x की वैल्यू 63 से तो कम होगी। पहले ए यूनियन बी, मतलब इन तीनों को जोड़ो पहले, 63 माइनस ये 63 है माइनस एक्स प्लस 76 माइनस एक्स, वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। एक्स से एक्स गया तो ये कितना आ रहा है 139 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो एक्स की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन इक्वल टू 39। 0 नहीं है यहाँ पर 100 लिखना है, मैं 0 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 100 है ना, तो 39 माइनस हो जाएगा। हाँ, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 39 और x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू आएगी 63, ये सेकंड कंडीशन से। तो ऐसी कौन सी वैल्यू है, पहली बात तो 39 से बड़ी होना चाहिए, तो ए तो नहीं है, 39 से बड़ा होना चाहिए, बी नहीं है। अब 63 से छोटा होना चाहिए, ये 63 से बड़ा है, ये भी नहीं है, तो आंसर एक ही बचा, पॉसिबल वैल्यू। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन पॉसिबल वैल्यू है। ये क्वेश्चन समझ आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक सर्वे हुआ जिसमें 73% ऐसे लोग हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, ओके। 63 ऐसे 65 ऐसे हैं जो टी पसंद करते हैं, ठीक है, दो सर्कल हमने बना लिया, ये कॉफ़ी का है, ये टी का है। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पहले बता दे रहा हूँ, ये 73 ये 65, एक्स ऐसे हैं जो बोथ, हमें बताना है, क्या बताना है हमें, हु लाइक्स बोथ कॉफ़ी टी, ओके। अच्छा, एक्स की वैल्यू क्या नहीं हो सकती ये बताना है, ठीक है। मैंने आपको क्या कंडीशन बताई थी कि यूनियन की वैल्यू, पहले तो ये क्या है 73 माइनस एक्स 65 माइनस एक्स, यूनियन की वैल्यू 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती, तो यूनियन निकालो पहले, तो 73 माइनस एक्स प्लस 65 माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, इसे सॉल्व करो तो 8 138, ये एक्स गया माइनस एक्स लेस देन इक्वल टू 100, तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 38 से बड़ी होगी। सेकेंड कंडीशन क्या बताई थी कि x की वैल्यू इन दोनों में जो मिनिमम है ए और बी में उससे कम होगी, तो x की वैल्यू लेस देन इक्वल टू, मिनिमम क्या है 65, बस इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कौन कौन सी वैल्यू कर रही है, जो नहीं कर रही है वो आंसर होगा, क्योंकि हमें निकालना है कैन नॉट बी निकालना है, मतलब इनमें से कौन सी वैल्यू नहीं हो सकती। 63 हो सकती है क्या, तो 65 से छोटी है, हाँ हो सकती है, और 38 से बड़ी भी है। ये 36 नहीं हो सकती, क्योंकि 36 जो है वो 38 से बड़ी नहीं है, ये मतलब ये आंसर नहीं है ना, बी आंसर हो गया। इसी तरह 54, हाँ 65 से कम है और 38 से ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता। 38 बिल्कुल हो सकती है, तो ये आंसर भी नहीं है, तो आंसर आ गया आपका बी। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, नहीं आया तो एक बार और देखिए और एक बार खुद करने का ट्राई करिए। चलिए, इस टाइप के क्वेश्चन तो आपके हो गए, अब इस टाइप के क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आते हैं तो बड़े आसानी से कर देंगे, कर दोगे ना, कर तो देना चाहिए। तो लेकिन अभी हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन खत्म नहीं हुआ, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एक्सक्लूजन पे कुछ क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। वैसे तो आपके सिलेबस में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपका साथ नहीं छोड़ता है, क्योंकि आपको प्रोबेबिलिटी में भी
परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ना होता है, और अभी हम जब बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पढ़ेंगे वहाँ पर भी पढ़ना होगा। तो वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए कि इसका मतलब होता क्या है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होता क्या है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो अभी हम पढ़ेंगे। देखिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आया था अरेंजमेंट का, वो देखिए कि 8 इंडियन है, 5 अमेरिकन है, 4 इंग्लिशमैन है। तो हम एक रो में उन्हें बिठाना है, ऐसे बिठाना है कि सेम नेशनलिटी के है ना वो साथ बैठे। तो उन्हें बिठाने का तरीका क्या होगा वो हमें बताना है। तो अभी हम जब हम पढ़ेंगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तब आपको ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ जाएगा। वो हम कब पढ़ेंगे, जब हम अभी बाइनोमियल कोफिशिएंट्स का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। वो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बढ़ा देता हूँ पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल क्या है? देखिए पिजन होल प्रिंसिपल नाम से समझ आ रहा है कि पिजन होल मतलब, पिजन मतलब कबूतर, तो कबूतर की बात हो रही है। तो ये फोटो देखिए विकिपीडिया से लिया गया है। इसमें आप देखेंगे होल कितने हैं, तो आप कहेंगे होल है 9, और पिजन कितने हैं, तो पिजन है ये होल में 2 पिजन है, तो टोटल 10 पिजन है। तो पिजन है 10 और होल है 9। तो इसके प्रिंसिपल में भी यही लिखा हुआ है कि यदि आपके पास m+1 पिजन्स हैं और m होल्स हैं, तो एक ना एक होल ऐसा जरूर होगा जिसमें 2 पिजन होंगे। तो बिल्कुल ऐसा तो होगा ही। तो ये चीज़ तो पता ही है कि हाँ ऐसा तो होना ही है। जैसे दूसरा एग्जांपल दूँ, जैसे ये एक बॉक्स है जिसमें 4 खन है, चार खन है, और आपके पास 5 बॉल्स। अब आपको 5 बॉल अलग अलग बॉक्स में रखनी है। तो आप ये एक बॉल उठाएंगे इस बॉक्स में रख देंगे, ये बॉल उठाई इस बॉक्स में रख दी, ये बॉल उठाई आपने ये वाले बॉक्स में रख दी, और ये उठाई ये वाले बॉक्स। अब ये वाले बॉल की जैसे ही बारी आएगी तो ये किसी भी बॉक्स में जाएगा, तो उस बॉक्स में 2 बॉल हो जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि m+1 पिजन्स हैं और m होल्स हैं, तो एक ना एक होल ऐसा ज़रूर होगा जिसमें 2 पिजन होंगे। इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा ये आपके एग्जाम में आया हुआ है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड इन अ क्लास टू बी श्योर दैट 3 ऑफ देम आर बोर्न इन द सेम मंथ। मतलब एटलीस्ट 3 बच्चों का तो बर्थडे सेम मंथ में आना चाहिए। तो मैक्सिमम मिनिमम कितने बच्चे होने चाहिए क्लास में, आप ऑब्जर्व करके एक बार निकाल सकते हैं। बाकी मैं आपको एक अच्छे से समझा रहा हूँ, तो मैं पूरा मंथ लिखता हूँ ना। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। मान लीजिए बच्चे आ रहे हैं और हर बच्चे का बर्थडे अलग अलग दिन पे, हम ऐसा केस लेके चलते हैं। तो एक बच्चा आया जिसका जनवरी को में, दूसरा बच्चा आया फरवरी में, फिर ऐसे बच्चे आते जा रहे हैं और सबका बर्थडे अलग अलग मंथ में आ रहा है। तो टोटल 12 बच्चे। तो 12 बच्चों में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है क्या एटलीस्ट 3 बच्चों का तो, मिनिमम 3 बच्चों का तो बर्थडे सेम मंथ में हो? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि सबका बर्थडे अलग अलग आ रहा। तो 12 बच्चे तो ऑप्शन 12 से तो ज़्यादा ही आएगा ऑप्शन। अब 13वां जैसी बच्चा आएगा, उसका कभी भी कोई से भी मंथ में बर्थ हो, तो वो मंथ में 2 बच्चे हो जाएंगे। मान लीजिए जनवरी, फिर एक बच्चा और आया वो फरवरी का है, ऐसे करके बच्चे आते जा रहे हैं। हो गए टोटल 24 बच्चे। 24 बच्चे, हमने ये माना है कि हर बच्चे का बर्थडे अलग अलग मंथ में आ रहा है, तो ऐसे कर करके सिर्फ 2 ही बच्चे ऐसे आ पाए जिनका सेम मंथ में आ रहा है, लेकिन हमें निकालना है 3। तो जैसे ही एक बच्चा और आएगा, अब वो कोई से भी मंथ में जाए, तो उस मंथ में 3 बच्चे हो जाएंगे। मान लीजिए वो अप्रैल में गया, तो अप्रैल मंथ में 3 बच्चे हो गए। हमसे यही पूछा है कि मिनिमम कितने बच्चे चाहिए, तो आ गया 25। अब आपके दिमाग में ऐसा तो नहीं आ रहा कि ऐसे अलग अलग मंथ के बच्चे क्यों लिए, आप सिंगल मंथ के बच्चे भी ले सकते थे कि 3 बच्चे आए, तीनों सेम मंथ में आ गए। लेकिन हमें ये नहीं पूछा, हमसे बोला गया है कि श्योर, आपको श्योर होना है कि हाँ वो सेम मंथ में, आपको किसी का पता नहीं है क्योंकि किसी से आपने पूछ पूछ के एडमिशन नहीं कर रहे हैं, आप बच्चों को लाते जा रहे हैं और आपको श्योर होना है कि हाँ इनमें से कम 3 बच्चे तो ऐसे होंगे ही, बिल्कुल होंगे जिनका सेम मंथ में बर्थडे आएगा। तो ऐसे मिनिमम 25 बच्चे तो ऐसे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, पिजन होल प्रिंसिपल पर कैसे क्वेश्चन आते हैं। आगे और क्वेश्चन देखिए। अब ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है कि जॉन जिसके ड्रॉर में सॉक्स रखे हुए हैं, जो कि है 12 पेयर ऑफ सॉक्स, मतलब 12 पेयर ऑफ सॉक्स हैं,
ये है डिफरेंट कलर के। हमें क्या निकालना है कि हाउ मेनी सॉक्स डज जॉन हैव अ ड्रॉ एट मोस्ट इन ऑर्डर टू गेट अ मैच कलर। मतलब 12 पेयर ऑफ सॉक्स है, मैं 12 पेयर बना दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 पेयर है, और हर पेयर मतलब 2 2 सॉक्स है ना, एक पेयर में 2 सॉक्स होते हैं, 2 2 सॉक्स रखे हुए हैं। अब वो ड्रॉर से सॉक्स निकाल रहा है, तो इसकी क्या पॉसिबिलिटी है कि वो मतलब मैक्सिमम कितने सॉक्स निकाले जिससे सेम कलर का सॉक्स आ जाए। तो मान लीजिए ड्रॉर से निकाल रहा है, एक आ गया ये वाला पेयर, इस पेयर से उसने एक सॉक्स निकाल लिया, फिर उसने निकाला इस पेयर का, फिर उसने निकाला इस पेयर का, मतलब हर बार अलग अलग पेयर के ही सॉक्स निकलते जा रहा है। तो ऐसे करके टोटल 12 तो वो अलग अलग सॉक्स निकाल लेगा अलग अलग कलर के, लेकिन जैसे ही वो 13 सॉक्स निकालेगा, अब वो कोई सा भी कलर का निकले वो रिपीट हो जाएगा। हमसे यही पूछा है कि एटमोस्ट मतलब कितने सॉक्स निकाले एटमोस्ट, जिससे हम कह सकते हैं कि हाँ ये सेम कलर का कम से कम एक पेयर तो हो ही जाएगा। तो उसका आंसर होगा 12 + 1 13। समझ आ गया? नेक्स्ट देखो, तो ये बताइए, खुद करिए एक बार पॉज करके। हाँ, तो ये क्वेश्चन किया आपने। इस क्वेश्चन में क्या है कि हमारे पास 9 कलर हैं और टोटल 100 हाउस। हमें इन 9 कलर से इन 100 हाउस को कलर करना है। तो हमें क्या पूछा है कि एटलीस्ट हाउ मेनी हाउसेस विल बी ऑफ द सेम कलर। तो हमें बताना है कि एटलीस्ट कितने हाउस ऐसे होंगे जो सेम कलर के होंगे। तो 9 कलर से जब आप पेंट करोगे इन हाउस को, तो 9 हाउस तक तो सेम कलर से, वो अलग अलग कलर से पोतेगा, लेकिन जैसे ही 10वां हाउस आएगा तो कलर रिपीट हो जाएंगे। कहाँ तक? 18 तक। जैसे ही 19वां हाउस आएगा फिर कलर रिपीट होंगे। ऐसे करते करते जब आप 99 हाउस कलर कर दोगे, 99 हाउस कलर कर दोगे, तो टोटल हर कलर के 11-11 हाउस होंगे। हर कलर के 11-11 हाउस होंगे, तो ऐसे करके टोटल 99 हाउस हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप 100वें हाउस को कलर करोगे, तो एक ना एक कलर ऐसा होगा जिसके टोटल 12 हाउस होंगे। तो इसका आंसर हो गया 12। ये आपने ऑब्जर्व किया। तो पिजन होल प्रिंसिपल पर सारे क्वेश्चन ऑब्जर्वेशन वाले ही आते हैं, ठीक है ना, इजी आते हैं। तो ये क्वेश्चन और कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपने पॉज करके सॉल्व कर लिया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन में है कि हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट बी सिलेक्टेड फॉर अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स टू मेक श्योर दैट एट लीस्ट 3 कार्ड्स ऑफ द सेम सूट आर सेलेक्टेड। हमारे पास 52 कार्ड होते हैं, जो कि 4 टाइप के कार्ड होते हैं, और चारों में 13-13 पत्ते होते हैं। 4 टाइप के सूट होते हैं ना, कौन कौन से होते हैं ये आपको प्रोबेबिलिटी में पढ़ना पड़ेगा। जैसे एक होता है हार्ट, स्पेड और क्लब, और एक डायमंड। जैसे लाल पान, हुकुम, या जैसे काला पान भी कह देते हैं, और चिड़ी, और एक डायमंड मतलब ईंट। तो ऐसे 4 टाइप के सूट होते हैं। हमसे पूछा है कि एटलीस्ट कितने कार्ड सेलेक्ट करें, कि 3 कार्ड्स तो ऐसे हम कह सकते हैं कि हाँ 3 कार्ड तो ऐसे ज़रूर होंगे जो सेम सूट के होंगे। तो जब आप सेलेक्ट करोगे कार्ड, तो हम क्या करते हैं, अलग अलग कार्ड, अलग अलग सूट के कार्ड सेलेक्ट करते हैं। एक इसका कर लिया, एक इसका कर लिया, एक इसका कर लिया, एक इसका कर लिया, टोटल 4 कार्ड हमने सेलेक्ट कर लिया। अब जैसे ही 5वां कार्ड सेलेक्ट करोगे, तो एक ना एक सूट जरूर ऐसा होगा जो रिपीट होगा। तो हमने यहाँ से सिलेक्ट करते गए, तो टोटल 8 कार्ड हो गए। टोटल 8 कार्ड हो गए। लेकिन जैसे ही आप 9वां कार्ड सेलेक्ट करोगे, तो एक ना एक सूट जरूर ऐसा होगा जो जिसके 3 कार्ड हो जाएंगे। मान लीजिए हमने इसका सिलेक्ट किया, तो ये सूट ऐसा जरूर हो गया जिसके 3 कार्ड हो गए। यही तो हमसे पूछा है। तो ऐसे कितने कार्ड होंगे जिसमें आप कह सकोगे कि हाँ 3 कार्ड ऐसे जरूर होंगे जो सेम सूट के होंगे। तो इसका आंसर आ गया 9। चलिए, यहां पर आपका कंप्लीट हो गया पिजन होल प्रिंसिपल। पिजन होल प्रिंसिपल पे जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे मैंने आपको सारे करा दिए, और जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो भी करा दिए, है ना। जो आए हैं वो भी, और जो आ सकते हैं वो भी। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा पिजन होल प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पर पिजन होल प्रिंसिपल हमारा टॉपिक खत्म होता है। अब हम चलते हैं रिकरेंस रिलेशन पर। देखिए, रिकरेंस रिलेशन को आपको उतना डीप पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इसके क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आएगा
तो आपको बन जाएगा। और आया भी एग्जाम में क्वेश्चन तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो बड़ा वो भी ईजी आएगा। अभी मैं बताऊंगा आपको कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए, अभी ये सॉल्व करेंगे। तो हर टॉपिक को इतना डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत से टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, तो हर टॉपिक में इतना नहीं घुसना है। तो इसके क्वेश्चन हम करते हैं डायरेक्ट। देखिए, रिकरेंस रिलेशन को हिंदी में कहते हैं पुनरावृत्ति संबंध। इसमें हमें a0 की वैल्यू दी हुई है, a0 की वैल्यू दी हुई। वैसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा ऑप्शन से कि n की जगह पे 0 रखने पर 2 कौन दे रहा है, तो n की जगह पे 0 रखने पे ये तो 7 दे रहा है, ये 2 दे रहा है, मतलब ये आंसर हो सकता है, ये नहीं है आंसर, ये भी नहीं है, मतलब आंसर 2 आ गया। लेकिन ऑप्शन ऐसा है इसलिए आंसर निकल गया। यदि ऑप्शन 2-3 में कंफ्यूजन हो तो कैसे करेंगे आप, a0 की वैल्यू दी हुई है, a1 की वैल्यू निकालेंगे, 1 - 1 0, a0 मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा, तो a0 की वैल्यू 2 + 2, तो a1 की वैल्यू आ रही है 4। इसी तरह आप a2 की वैल्यू भी निकाल लीजिए, a2 की वैल्यू कैसे क्या आ जाएगी, 4 + 4 = 8, तो a2 की वैल्यू 8 आ गई। और फिर आप वैल्यू रख के देख लीजिए, a1 की वैल्यू किसमें रखने पर 4 कौन दे रहा है, 8, n की वैल्यू 2 रखने पर 8 कौन दे रहा है ना। तो ये क्वेश्चन तो आसानी से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आया था फिबोनाची सीरीज से। फिबोनाची सीरीज क्या होता है, जैसे मैं आपके सामने एक सीरीज लिखूं, 0 1 1 2 3 5 8 13 21 एंड सो ऑन। ये जो सीरीज है ये है फिबोनाची सीरीज। ऐसी सीरीज जिसमें कोई नंबर अपने पीछे आने वाले 2 नंबर पर डिपेंड करे, वो होता है फिबोनाची सीरीज। जैसे 1 कैसे आया, ये 1 कैसे आया, पीछे के 2 नंबर को ऐड कर दिया। 2 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करा। ऐसे ही 13 कैसे आएगा, जब पीछे के 2 नंबर को ऐड करेंगे तो वो नंबर आएगा। तो ये है फिबोनाची सीरीज। तो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये लिखा हुआ है, an = an - 1 + an - 2, an = an - 1 + an - 2। हमें इसकी वैल्यू निकालना है, a5 - a4 - a3। वैसे यदि आपको समझ आ रहा हो तो इसकी वैल्यू देखते से समझ आ रही है कि 0 आएगी, लेकिन कैसे आए देखिए, हम a1 और a2 की वैल्यू दी हुई है 1 1, a1 की वैल्यू 1 है, a2 की वैल्यू 1 है, तो a3 की वैल्यू क्या आएगी, a3 की वैल्यू आ जाएगी 2, a4 की वैल्यू क्या आएगी 3, मतलब इन दोनों को जोड़ा, a5 की वैल्यू क्या आएगी 5। हमें निकालना है a5 मतलब 5 माइनस a4 की वैल्यू 3 है माइनस a3 की वैल्यू 2 है, तो इसका आंसर आ रहा है 0। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखो, कंसीडर द रिकरेंस रिलेशन, a1 की वैल्यू दी हुई है 4, हम यहाँ लिख ले रहे हैं a1 की वैल्यू दी हुई है 4 और an दिया हुआ है, an दिया है 5n + an - 1। हमें a10 की वैल्यू निकालना है, मतलब इसे सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीरीज हमें समझ अब आ नहीं रही है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख के वैल्यू निकालेंगे, n की वैल्यू रखते जाइए और वैल्यू निकालते जाइए। a1 दिया हुआ है, a2 निकालते हैं, तो 10 + 4 = 14, तो a2 की वैल्यू क्या आ रही है 14, a3 की वैल्यू निकालिए 15 + a2 की वैल्यू 14, तो a3 की वैल्यू आ रही है 29। देखिए अंतर, देखिए इन दोनों का अंतर क्या है 10, इसका अंतर है 15। अब एक बार a4 की वैल्यू निकाल के देख लीजिए, a4 निकालिए तो क्या आ रहा है 20 + 3 की वैल्यू क्या है 29, 49 आ रहा है। a4 की वैल्यू आ रही है 49, जो कि है 20 ज़्यादा। तो ये सीरीज समझ गए, पहले 10 जोड़ना है, फिर 15, फिर 20। ऐसा ही जब a5 निकालेंगे तो वो आएगा 25 जोड़ने पर, a6 निकालेंगे तो वो आएगा 30 जोड़ने पर, a हमने a6 तक निकाल लिया। अब a7 निकालेंगे तो वो आएगा 35 जोड़ने पर, a8 आएगा 40 जोड़ने पर, a9 आएगा 45 जोड़ने पर, a10 आएगा 50 जोड़ने पर। तो यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, a4 तक निकाल लिया। अब इन सबको ऐड कर लो और 49 में जोड़ दो, ऐड करिए 5 10 और 15, हासिल क्या 1 10 14 17 22, 2 2 5 जोड़ दो 49 में, क्या आंसर है 4।
4 किस में, ये 3 आंसर आ गया 72274, तो इसका आंसर आ गया 3। ठीक है, सॉल्व करना सीख गए आप। अब वहां पर एक ही क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर लेना, तो ठीक है ना। चलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है रिकरेंस रिलेशन। अब हमारा एक ही टॉपिक बचा है, वो है बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। और बाइनोमियल कोफिशिएंट्स वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, क्योंकि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर उसके बाद बाइनोमियल कोफिशिएंट्स पर जाएंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। थैंक यू। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सेशन को लाइक ज़रूर करें। मुझे पता है मैं वीडियो बहुत टाइम बाद डाल रहा हूँ, पर ठीक है, अब क्या बोलूँ मैं। लेकिन मुझे कई बार लगता है कि यदि मैं पेड वेश में पढ़ाता, यदि मैं आपसे कुछ मिनिमम चार्ज के साथ यदि कोई वीडियो डालता, तो वो कुछ हद तक ठीक भी होता है, क्योंकि मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैंने लोगों से एक फ़ीस ली है पढ़ाने के लिए, तो मैं वीडियो टाइम टू टाइम डालता। पर अब शायद उस चीज़ के लिए मैं लेट भी हो गया, क्योंकि अभी यदि मैं वो शुरू करूँगा तो पता नहीं कोई जुड़ेगा भी कि नहीं। पर ठीक है, अब जितनी मैं डाल सकता हूँ अब मैं डाल दूँगा। अब मैं कुछ बोल नहीं रहा, नहीं, क्योंकि मैं कुछ बोलता हूँ और उसके बाद वीडियो डलती ही नहीं है। पर ठीक है, देखा जाएगा। पर ठीक है, लगे आपको तो सब्सक्राइब कर लेना, और थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।